हाय गाइज, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम इस वीडियो में डीसी जनरेटर डिवाइस को डिस्क्राइब करेंगे और यहाँ पर जनरेटर के जितने भी पार्ट होते हैं उन सब के बारे में आपको बताएंगे और जनरेटर कितने प्रकार के होते हैं वो भी हम आपको बताएंगे और इसका कार्य सिद्धांत क्या होता है और भी जो महत्वपूर्ण इससे संबंधित बातें हैं वे सभी हमने इस वीडियो में इंक्लूड की हैं और यहाँ से ही आपके परीक्षा में प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि इसका पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहां से आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और आप चाहते हैं इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं, जिससे कि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं वीडियो शुरू करते हैं। डीसी जनरेटर का जो फुल फॉर्म होता है वो डायरेक्ट करंट जनरेटर होता है, यानी कि डीसी जनरेटर डायरेक्ट करंट जनरेटर, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और कभी कभी आपसे ये फुल फॉर्म पूछ लेता है और यहाँ आपको ये पूछ लेता है कि ऐसी कौन सी डिवाइस है जो, तो ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने वाली एक डिवाइस है। और यहाँ जो पूछ लेता है कि जो डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो आप बता सकते हैं माइकल फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सिद्धांत पर कार्य करता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो इसके पार्ट हैं, जैसे ये आर्मेचर है आपका और आर्मेचर में ही यहाँ पे बाइंडिंग होती है आर्मेचर की। ये आपका कम्यूटेटर है और यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये बेयरिंग है और यहाँ बीच में जो देख रहे हैं आप वो शाफ्ट है इसकी। और ये आपका ये जनरेटर का जो केस है, कवर है, बाहरी आवरण है, जिसे आप योक कहते हैं, योक। और इसी के अंदर आपके पोल होते हैं और जिसमें आप देखेंगे अंदर बाइंडिंग भी फिट रहती है। तो और यहाँ देखेंगे आप कार्बन ब्रश भी रहते हैं, जो कि जो एनर्जी बनती है उसे जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसे कलेक्ट करने का यानी कि कार्बन ब्रश के द्वारा ही वो बाहर निकाली जाती है। और ये आपका एंड कैप है, यहाँ एक फैन लगा रहता है शाफ्ट में, जो कि इसमें हीटिंग जो होती है उसे कूल करने के लिए। अन्य डायग्राम आप एक और देख सकते हैं यहाँ पर कि जो देखिए इसमें उन्होंने अलग अलग बताया है। जो कार्बन ब्रश हम बता रहे थे, देखो यहाँ पे देख रहे होंगे, ये कार्बन ब्रश है आपका, जिसमें 3 भाग होते हैं। पहला देखिए ब्रश स्प्रिंग आर्म होती है, एक स्प्रिंग होती है, एक कार्बन का यहाँ पे ब्रश होता है जो ब्लैक कलर का आपको दिखाई दे रहा है। ये कार्बन ब्रश होल्डर ये दे रखा है, इसी में इसी को फिट कर देते हैं और एक स्क्रू होता है जिसके द्वारा से टाइट कर देते हैं। और आप यहाँ देख रहे होंगे ये आपका आर्मेचर है और ये कम्यूटेटर है और ये आपके जो योक है इसके अंदर ये पोल आप जो देख रहे होंगे, ये पोल है जो कि अब बाहर आपको एक डायग्राम के द्वारा दिखाया गया है। और ये पोल शू होता है जो कि इसी में फिट किया जाता है पोल के अंदर। और इसमें देखिए पूरी जानकारी आपको डायग्राम से मिल गई होगी। और चलते हम प्रत्येक पार्ट को अध्ययन करेंगे। यहाँ पर देख रहे होंगे आप, यहाँ पर देखिए जो डीसी जनरेटर है इसके मुख्य भाग जो दिए गए हैं, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय फ्रेम या योक, और आपका पोल कोर और पोल शूज, आर्मेचर, आर्मेचर कोर, आर्मेचर वाइंडिंग, कम्यूटेटर। और इसके बाद देखिए आपका दिया गया यहाँ पे ब्रश है, बियरिंग है, शाफ्ट है, ये इसके मुख्य भाग हैं। तो आपको बताते हैं इसमें, चलिए इसके कुछ भाग हैं उसका डिस्क्राइब हम आपको यहाँ कर देते हैं। यह आकार में बेलनाकार होता है, जैसे कि आप देख रहे होंगे ये आर्मेचर है और ये जो देख रहे हैं आप शाफ्ट है, ये आर्मेचर कहलाता है। इस जगह जो है बेलनाकार, ये आर्मेचर जो बना होता है लेमिनेटेड जो पत्तियाँ होती हैं उससे बना होता है ये। और इसके अंदर जो स्लॉट बने रहते हैं जिसमें आप बाइंडिंग भरते हैं। तो आर्मेचर बाइंडिंग के बारे में भी यहाँ पे देखो मैंने आपको बता दिया। ये इसी में जो खांचे बने होते हैं, स्लॉट बने होते हैं, उसमें बाइंडिंग भरी जाती है। और देखिए यहाँ पे जो बताया गया है, यह आकार में बेलनाकार होता है तथा इसका ऊपरी बाहरी सतह जो कि आयरन तथा हाई ग्रेड सिलिकॉन का बना होता है, इस पर स्लॉट बनाए गए होते हैं। रोटर में होने वाले एडी करंट लॉस को कम करने के लिए हाई ग्रेड सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है।
अब इसके बाद देखिए यहाँ और थोड़ी सी जानकारी आपके लिए। आर्मेचर के बाहरी सतह पर बनाए गए स्लॉट में कॉपर वायर को डाला जाता है, कॉपर की कॉइल्स बना करके इसमें भर दिया जाता है। इन्हीं वायर को आर्मेचर वाइंडिंग कहा जाता है। इस आर्मेचर वाइंडिंग को आपस में सीरीज या पैरेलल में जोड़ा जाता है। अब यहाँ देखिए अगला पार्ट है योक, यानी कि जो जनरेटर का बाहरी भाग होता है, जो ये वाला आप देख रहे हैं, ये वाला ये योक है। यहाँ आपको अलग एक तरीके से दिया गया है डायग्राम, यहाँ देख सकते हैं कि ये योक का डायग्राम है। इसी के अंदर आपका आर्मेचर ये फिट होता है, जिससे आप यहाँ पढ़ के देख लें थोड़ा सा। जैसे कि ऊपर दिखाए गए चित्र में हम देख सकते हैं कि योक दो काम करता है। एक, यह पोल को मैकेनिकल सपोर्ट देता है, साथ ही साथ सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। और दूसरा काम ये करता है कि पोल की वजह से उत्पन्न हुए मैग्नेटिक फ्लक्स को भी लेके जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं योक जो है इसी के अंदर जो आपके पोल फिट रहते हैं उनको सपोर्ट करता है योक, और इसमें जो है आप देख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होता है उसी को भी स्थानांतरित करता है। अगर जनरेटर छोटा हो तो उसमें वजन के बजाय कीमत को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। योक कास्ट आयरन से बना होता है, लेकिन अगर जनरेटर बड़ा हो तब कास्ट स्टील या फिर रोल्ड स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ चलते हैं पोल के बारे में जानकारी देते हैं आपको। जो योक के अंदर जो पोल्स होते हैं उसके बारे में। डीसी जनरेटर के स्टेटर के आंतरिक हिस्से में, स्टेटर को योक ही माना गया एक तरह से, ये मान के चलिए जो बाहरी आवरण होता है वो स्थिर रहता है, जो घूमता नहीं है वो स्टेटर होता है। जगह जगह पर कुछ निकले हुए हिस्से होते हैं, इनकी संख्या निश्चित होती है। इन पर कॉपर के पतले वायर लपेटे हुए होते हैं। इन उभरे हुए भाग को ही हम पोल कहते हैं। डीसी जनरेटर में पोल का मुख्य कार्य मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न करना होता है। जो पोल होते हैं वो मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न करते हैं, उसके लिए लगाए गए होते हैं। उसमें पोल को स्टेटर से वाइंडिंग या नट बोल्ट जो होते हैं द्वारा जोड़ा जाता है। पोल के ऊपरी भाग जो रोटर के तरफ खुलता है के सतह को उभरा हुआ बनाया जाता है। पोल के इस उभरे हुए भाग को पोल शो कहते हैं। पोल शो का मुख्य कार्य चुंबकीय फ्लक्स को यूनिफॉर्मली रूप से डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो ये आपका हो गया। अब चलते हैं देखिए कम्यूटेटर कैसा होता है। जो कम्यूटेटर होता है वो आर्मेचर जो होता है उसी में देखिए फिट होता है एक तरफ से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कम्यूटेटर है उसके बारे में देखो जानकारी यहाँ दी गई है। मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला किसी भी प्रकार के जनरेटर हमेशा एसी करंट या एसी वोल्टेज ही उत्पन्न करते हैं। जो आप देख रहे हैं जो जनरेटर वो हमेशा आपका एसी ही जनरेट करता है, लेकिन ये डीसी जनरेटर है तो यहाँ एसी को पहले डीसी में कन्वर्ट करने वाली एक डिवाइस साथ में लगाई जाती है। तो यहाँ देखिए जनरेटर द्वारा एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करने के लिए जनरेटर के शाफ्ट पर तांबे के विभिन्न खंड उपयोग किए जाते हैं। प्रत्येक खंड को माइका द्वारा एक दूसरे को अलग किया जाता है। तांबे के इस खंड को जो एसी को डीसी में बदलता है कम्यूटेटर कहलाता है। तो ये कम्यूटेटर होगा। कम्यूटेटर का काम क्या है? जो डीसी जनरेटर होता है वो हमेशा एसी जनरेट करता है, लेकिन एसी को डीसी में बदलने का जो कार्य करता है वो कम्यूटेटर करता है। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में कभी कभी पूछ लिया जाता है। अब आते हैं कार्बन ब्रश के ऊपर। ये कार्बन ब्रश होता क्या है? देखिए ये जो पार्ट जो बना हुआ है कार्बन ब्रश का, इसमें आपका ये कार्बन का बना होता है। और कभी कभी ये प्रश्न भी पूछ लेता है कि कार्बन ब्रश कब चेंज करने चाहिए? जब ये अपनी लंबाई का 1/3 भाग घिस जाता है तो ये बदल देना चाहिए। ऐसे इसमें प्रश्न पूछा जाता है। ये कार्बन ब्रश जो होता है, ये देखिए यहाँ पर ये कार्बन हो गया, कार्बन का बना हुआ होता है। बीच में एक आप स्प्रिंग देख रहे होंगे और एक ये वो लगा है स्ट्रिप है कॉपर की, जो कि से इसमें एक टेंशन रखती है, स्प्रिंग के द्वारा कार्बन ब्रश पे तनाव रखती है जिससे टाइट रहे। तो इसे
शाफ्ट पर यानी को जो कम होता है जहाँ पर आपकी AC से DC कन्वर्ट होकर जो निकलती है उसे ये बाहर निकालता है। चूँकि DC जनरेटर में विद्युत उत्पादन आर्मेचर में होता है, आर्मेचर घूमते रहते हैं, तो अब घूमते हुए रहते हैं आर्मेचर, उनसे हम कैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी को बाहर निकालेंगे? इसके लिए हमें आर्मेचर में उत्पन्न विद्युत को बाहरी सर्किट में लाने के लिए कार्बन ब्रश का प्रयोग किया जाता है। कार्बन विद्युत का सुचालक होता है। कार्बन ब्रश एक स्प्रिंग सिस्टम द्वारा जनरेटर के शाफ्ट से जुड़ा रहता है। तो देखेंगे इसे। अगला बिंदु आता है आपका DC जनरेटर का कार्य सिद्धांत क्या रहता है। तो देखिए, मैंने आपको पहले ऊपर बताया था DC जनरेटर का जो कार्य सिद्धांत है वो माइकल फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी मैग्नेटिक फील्ड में एक चालक को घुमाया जाता है तो चालक के दोनों सिरों पर एक EMF यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यदि चालक के सिरों को किसी बाहरी बंद परिपथ से जोड़ा जाए तो उस परिपथ में एक विद्युत धारा प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। DC जनरेटर में चालक को रोटर के स्लॉट में रखा जाता है। DC जनरेटर में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए पोल उत्तरदायी होता है। ये मैंने आपको पहले बताया था। DC जनरेटर में जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है वो कौन करता है? पोल करता है। जब रोटर को किसी बाहरी मशीन द्वारा घुमाया जाता है तब रोटर के स्लॉट में रखे गए वायर यानी जो कॉइल्स जो हमने जो डाली थी रोटर में आर्मेचर में, वो उसके द्वारा चुंबकीय फ्लक्स को कट किया जाता है। अब जब चुंबकीय फ्लक्स किसी चालक द्वारा कट किया जाता है तो वहाँ पर फिर आपको एक EMF उत्पन्न होता है। आप देख सकते हैं इस प्रैक्टिकल करके कि जब किसी चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाए तो उसकी जब फ्लक्स को काटेगा बार बार तो वहाँ एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे कार्बन ब्रश की मदद से बाहर निकाल लिया जाता है। अब यहाँ देखिए EMF इक्वेशन है DC जनरेटर की। ये एग्जाम में पूछ लेता है कि इसका इक्वेशन क्या होता है। तो यहाँ कुछ शॉर्ट टर्म दी गई है कि P क्या है, Z क्या है, N क्या है, फाई क्या है, EG क्या है, DC क्या है। तो यहाँ देखिए DC जनरेटर में उत्पन्न EMF के परिणाम को निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो DC जनरेटर का जो फॉर्मूला है वो EMF का वह EG बराबर NP फाई Z बट्टे 60A यानी 60A। ये समीकरण कभी कभी एग्जाम में आता है आपको पूछने के लिए, तो आप उसे देख करके सही टिक कर सकते हैं। अब आते हैं कि DC जनरेटर के कितने टाइप होते हैं। तो एक्साइटेशन सिस्टम के आधार पर DC जनरेटर को दो भागों में बांटा गया है। पहला आपको दिया गया है सेपरेटली एक्साइटेड DC जनरेटर, यानी कि यह जनरेटर वह होते हैं जिनके फील्ड मैग्नेट को एनर्जाइज करने के लिए अतिरिक्त DC करंट की जरूरत पड़ती है। सेपरेटली यानी अलग से इन्हें एक्साइटेड किया जाता है, तो DC करंट की अलग से आवश्यकता यहाँ पड़ती है। तो देख रहे होंगे यहाँ पर इसका ये डायग्राम दिया गया है। कभी कभी आपको ऐसे डायग्राम बना के दे देता, पूछ लेता है ये कौन सा जनरेटर है, तो आप वहाँ देख करके डायग्राम को बता सकते हैं कि ये कौन सा जनरेटर है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे ये सेपरेटली अलग से इसे जो है एक तरह से DC करंट फ्लो दिया जाता है। यहाँ ये देखो DC सेल लगा हुआ है। दूसरा प्रकार है आपका सेल्फ एक्साइटेड DC जनरेटर। इन जनरेटर में खुद के उत्पन्न किए गए करंट की मदद से फील्ड को एक्साइटेड किया जाता है। आवासीय चुंबकत्व की वजह से पोल पर कुछ फ्लक्स हमेशा ही रहते हैं। जब आर्मेचर घूमता है तब EMF करंट उत्पन्न होता है या इंड्यूस्ड होता है, उसकी वजह से जनरेटर सेल्फ एक्साइटेड होता है। एक्साइटेशन सिस्टम के आधार पर आर्मेचर के साथ जो कनेक्शन होता है उसके आधार पर इसको तीन भागों में बांटा गया है DC जनरेटर को, यानी कि सेल्फ एक्साइटेड जो DC जनरेटर हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। तो यहाँ दिया गया, देखो पहला प्रकार दिया गया है आपको सीरीज DC जनरेटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार में फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर कंडक्टर के सीरीज में होती है और इनमें वोल्टेज फुल होता है, इसमें फुल लोड करंट होता है। इसकी वजह से
इनमें कम टर्न होते हैं और वायर का आकार बड़ा होता है। इनका इस्तेमाल कुछ खास जगहों पर ही किया जाता है, जैसे कि बूस्टर में। तो यहाँ देख सकते हैं जो आपका डीसी जनरेटर है सीरीज वाला, वो यहाँ देख सकते हैं कि जो शंट है वो इसके सीरीज में जुड़ा रहता है। देख रहे होंगे आप, ये इसके सीरीज में जुड़ा हुआ है और यहाँ ये लोड है आपका। तो ये आपका सीरीज हो गया। अब आते हैं, दूसरा होता है आपका शंट डीसी जनरेटर, और इनके प्रयोग भी आते हैं कि डीसी जनरेटर का जो सीरीज डीसी जनरेटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है उसको हम बता देंगे आपको। इसी प्रकार से देखिए शंट डीसी जनरेटर, यहाँ देखिए इस प्रकार में फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर कंडक्टर के समानांतर यानी कि पैरेलल में होती है और इनमें वोल्टेज फुल होता है। तो देखिए यहाँ पर जो शंट लगी हुई है इसके पैरेलल में लगी हुई है, देख रहे हैं आप। तो इसलिए इसे शंट डीसी जनरेटर बोला जाता है। शंट का मतलब इसकी जो है जो शंट है वो पैरेलल में इसके होती है। और आपका अगला पार्ट है इसका जो तीसरा है वह है कंपाउंड डीसी जनरेटर। इसमें सीरीज और पैरेलल दोनों कनेक्शन रहते हैं। देखिए इसमें सीरीज और शंट के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया जाता है। यह या तो शॉर्ट शंट या लॉन्ग शंट होता है। इसमें शंट फील्ड सीरीज फील्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो आपका एक इसके देखिए समांतर में है, यानी कि शंट लग गई है और एक सीरीज में लगा दिया ये आपका कॉइल। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एक सीरीज और एक शंट फील्ड, ये दोनों को मिक्स करके एक बनाया गया जनरेटर, उसे बोलेंगे आप कंपाउंड डीसी जनरेटर। तो ये इसका हो गया। अब देखिए यहाँ पर कुछ दिए गए हैं कि डीसी जनरेटर में कौन कौन से लॉसेज होते हैं और इसकी पावर स्टेज क्या होती है उसका भी यहाँ पर दिया गया है, आप इसे देख सकते हैं। जैसे कॉपर लॉसेज में क्या क्या होता है, आर्मेचर कॉपर लॉस, शंट कॉपर लॉस, सीरीज कॉपर लॉस। तो आप यहाँ देख सकते हैं बस इसमें जो हानियाँ होती हैं, कॉपर लॉस है, आयरन लॉस है, मैकेनिकल लॉसेज है। पावर स्टेज के लिए जैसे मैकेनिकल एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है तो यहाँ पर दिया गया है ईटा एम, सफिक्स में एम है, जैसे ईटा और ये एम ऐसे करके। इसी तरह से एफिशिएंसी जो हुई आपकी इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी उसका भी फार्मूला दिया गया है। ओवरऑल कमर्शियल एफिशिएंसी का फार्मूला क्या है, ये आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ ले जाते हैं, तो इन्हें आप ध्यान में रखेंगे। तो ये था डीसी जनरेटर की थ्योरी। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो हम लेके आएंगे, इस डीसी जनरेटर पर जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं जो परीक्षा में आने वाले हैं कि उसको देखते हुए जैसे कि महत्वपूर्ण प्रश्नों को समावेश करके लाएंगे, वह एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।